अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल हमारी वीडियो का टॉपिक जो टैक्स रेजीम पे था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमने समझा था कुछ चीज़ों को कि नॉर्मल टैक्स रेजीम, मिनिमम टैक्स रेजीम और फाइनल टैक्स रेजीम के ऊपर। आज हम डिस्कशन करेंगे जो सबसे मुश्किल तरीन है ना, वो मिनिमम टैक्स रेजीम है। अच्छा, मिनिमम टैक्स आपको 2 जगह मिलेंगे, पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2 जगह मिलेंगे आपको, रेज़िडेंट की बेसिस पे। एक है 153 का और एक है 113 का। अब सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि इस दोनों में डिफ़रेंस क्या है और किन के ऊपर एप्लीकेशंस इसकी होती हैं। अच्छा, अक्सर लोग आप लोग का सवाल ये होगा कि जो 153 का सेक्शन है वो तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के ऊपर है, तो इसका कंपैरिज़न इससे थोड़ा-सा मिसमैच कर रहा होता है। और ये चीज़ कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, वही हम डिस्कस करेंगे और कंपैरिज़न साथ लेके चलेंगे। मान के चलें कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप एक ट्रेडर हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है? या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो सेक्शन 153 ये बात कर रहा होता है कि आपकी जो भी टैक्स डिडक्शंस हो रही हैं, वो मिनिमम टैक्स में फ़ॉल करेंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सेक्शन 153 इस बात को कह रहा होता है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप ट्रेडर हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ स्टेटस के साथ, या आप कॉन्ट्रैक्टर हो, या आप जो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे काम करते हैं। उसमें ये कहता है कि आपकी जो भी डिडक्शंस होंगी वो मिनिमम टैक्स में होगी। कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, कमर्शियल इंपोर्टर्स मिनिमम टैक्स की है, 148 सेक्शन 148 में ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको जस्टिफ़ाई कैसे करेंगे कि कहाँ हमारा रिजीम क्या है? तो सबसे पहली बात होती है कि आपको अपना स्टेटस देखना होता है। एक किसी भी टैक्स पेयर को, चाहे कंपनी हो, एओपी हो, या इंडिविजुअल, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, उनका कोई भी इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के सोर्स में फ़ॉल करता है। तो हर सेक्शन आपको बताता होता है आखिर में कि योर टैक्स डिडक्शन विल बी कंसिडर्ड एज़ मिनिमम टैक्स या फाइनल टैक्स। जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, 154 सेक्शन वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर वो कहते हैं कि भाई आप मिनिमम टैक्स में फ़ॉल करते हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप यहाँ मिनिमम टैक्स में फ़ॉल करते हो, तो ये 113 कहाँ से मिनिमम टैक्स आ गया? इसकी टैक्सेबिलिटी क्या आ गई? अब हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात है, अगर आप मान के चलते हैं हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, सही है? अब मैं ट्रेडर की भी एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ, गुड्स में ट्रेडर की भी। तो सर्विस प्रोवाइडर जो मिनिमम टैक्स में होगा, पहले तो अपना पीएनएल जब बनाएगा, टैक्स का पीएनएल बनाएगा, तो उसकी एक टैक्सेबल इनकम निकलेगी। जो ये टैक्सेबल इनकम निकलेगी, आप इस पे 29% का टैक्स आपके पास आ जाएगा, 29%। तो यहाँ पे 153 कहता है कि भाई आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जितना हुआ है वो मिनिमम है, यानी कि इतना टैक्स तो आपने पे करना ही करना है। मिसाल के तौर पे लेते हैं कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसका टैक्सेबल लॉस आ गया। जब उसका टैक्सेबल लॉस आ गया, तो मुझे एक बात बताएं, उसका मिनिमम टैक्स तो 153 सेक्शन जो कह रहा है कि भाई आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है मिनिमम टैक्स में, वो तो फॉल करेगा ही करेगा ना। तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स टैक्सेबल लॉस की सिचुएशन में क्या आ गया? मिनिमम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बेसिस पे आ गया, यानी कि इतना टैक्स तो आपको अपनी पेमेंट में जमा कराना ही कराना है। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं मिलेगी, पूरे इंशाल्लाह कहीं भी नहीं मिलेगी। सिर्फ उसने ये बता दिया कि आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है वो मिनिमम टैक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी आपके ऊपर एक्सपेंसेस और इनकम आपके पास जो सेल्स हुई है, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, सब मिनिमम टैक्स में फॉल कर रहे हैं। मिनिमम टैक्स में फॉल कर रहे हैं। कमर्शियल इंपोर्टर के केस में भी है कि भाई आप मिनिमम टैक्स में फॉल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब फॉर एग्जांपल आपका टैक्सेबल लॉस आया, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कितना आ गया आपके पास? टैक्स डिडक्शन सोर्स आपका आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई सब्र करो, आप 113 को भी पढ़ लो। 113 सेक्शन 113 ये कहता है कि अगर आपका लॉस आ जाए या एग्जम्पशन आ जाए या टैक्स क्रेडिट की वजह से कुछ भी आपका टैक्सेबल लायबिलिटी नहीं बनता, तो यू हैव टू पे 1.25% ऑन योर टर्नओवर। टर्नओवर तो डिफाइन करा होगा ना उसने, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या कमर्शियल इंपोर्टर हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ट्रेडर है, उसकी बेसिस पे। तो वो टर्नओवर में ये कहता है कि भाई आप 7% तो पे करेंगे, और उसके बाद जब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट निकला, उस पर आप एसीटी निकलेंगे, एसीटी कैलकुलेट करेंगे 17% का। इन तीनों का कंपैरिजन करके आपको पता लगेगा कि भाई यार आपका हायर क्या है, जो हम कंसिडर करते हैं ना नॉर्मल टैक्स रेजिम में करते हैं 29% मिनिमम टैक्स या एसीटी। अब सवाल ये उठता है कि आप टर्नओवर जो है 113 का, वो क्यों कंसिडर कर रहे हैं? अब आप जब टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना सर, तो उसमें गुड्स भी है,
उसमें सर्विसेज भी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, उसमें कमीशन भी है और उसमें ईओ शेयर ऑफ ईओबी भी शामिल है। तो उसने सबको ही कंसिडर कर दिया। अच्छा, यहाँ सिर्फ एक छोटी सी मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूँ थोड़ी सी, कि बहुत सारी जगहों पे ये बात डिबेटेबल रहती है कि भाई टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? क्या टर्नओवर में सिर्फ सेल्स ली जाए, या टर्नओवर के अंदर जो अदर इनकम का जो सेल होती है, यानी स्क्रैप सेल, वेस्टेज की सेल, और आपके पास जो और भी आपके फिक्स एसेट्स की सेल है, तो क्या ये कंसिडर की जाती है? लेकिन अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे ना, तो टर्नओवर जो कहलाता है वो हमेशा कहलाएगा आपका सेल्स। अब क्यों, वजह बताता हूँ। आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर सेल्स तो शो करते हैं, लेकिन जो ये दूसरी सेल्स होती है इसको सेल्स कंसिडर नहीं करते, इसको आप अदर इनकम में डालते हैं, यानी कि सिर्फ इसका गेन रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप बहुत बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएं, तो फिर तो आप, अब लोग तो आपको टर्नओवर लेना चाहिए। अब लोग कहते हैं यार सेल ऑफ गुड है, तो सेल ऑफ गुड तो स्क्रैप भी है। भाई मैं अगर मैं मान दो स्क्रैप स्क्रैप भी है, फिनिश गुड भी है, वेस्टेज भी है, लेकिन आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसको अदर इनकम में लेते हैं, यानी कि आप इसको गेन इसका कंसिडर करते हैं, इसका टर्नओवर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सेल ऑफ गुड की बेसिस पे ये नहीं बात कंसिडर कर सकते कि भाई सेल का मतलब सब सेल ले लो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसका जो दिल चाहे आप जस्टिफाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे। तो अगर आपके पास लॉस आता है तो वो बोलता है भाई आपका मिनिमम टैक्स तो आपने ले लिया, कॉर्पोरेट वो उसमें 153 वाला तो ले लिया आपने, सॉरी। उसके बाद आपने बोला भाई मैं इसको कंपेयर करूंगा आपके 113 से भी, क्योंकि आपका टैक्सेबल लॉस है, और आपके इसको मैं कैलकुलेट और इसको कंपेयर करूंगा एसीडी के साथ, विच एवर इज द हायर वन। तो ये तो बात हो गई। अब मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं कि भाई 153 में और 113 में फ़र्क क्या है। तो एक सबसे पहला फ़र्क तो ये हो गया कि मिनिमम टैक्स जो होता है वो देखा जाता है कि एक बंदे का स्टेटस क्या है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ इनकम क्या है उसकी, ठीक है ना? उसके बेसिस पे देखा जाता है कि भाई आपका नेचर क्या है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, क्या हो, आपका नेचर देखा जाता है। सही है ना? सर्विस में स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं किस पर। जबकि 113 में ऐसा कुछ नहीं है, वो ये कहता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो भी हो आप एक साथ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना, ऑन एग्रीगेट बेसिस। दूसरा डिफरेंस मैंने बोला है कि भाई कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो निकलता है वो इस बेसिस पे निकलता है कि भाई आपका क्या नाम है, विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स हुआ कितना है, और आपका प्रॉफिट पे कितना टैक्स रेगुलेट होता है। ये दो चीजें मैंने स्पेसिफाई इसमें की हैं, ठीक है ना दोस्त। शैल बी डिटरमाइन बेस्ड ऑन द मिनिमम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, फिर कंपैरिजन किया जाता है कि उसके बेसिस पे, और यहाँ पे 113 में जो कंपैरिजन होता है वो तीनों का होता है, एसीटी में 113 वाला और कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपका जो टैक्स, आपका जो है ना मिनिमम टैक्स, आपका मिनिमम टैक्स हायर रहा एक साल में, और आपका जो 29% है वो कम रहा, क्योंकि आपके पास वो थे, क्या नाम है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो जिसके वजह से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम आया, आपका टैक्स डिडक्शन है तो ज़्यादा हो गई। तो क्या इसकी एडजस्टमेंट मिल सकती है? इसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। इसकी एडजस्टमेंट अगले साल के टैक्सेबल प्रॉफिट से आपको नहीं मिलती, पहले थी अब खत्म हो गई। जबकि 113 के अंदर अगर कॉर्पोरेट टैक्स, आपका मिनिमम टैक्स आपके कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा हो जाता है, तो पहले 3 साल थी, 30 जून 2024 तक। फाइनेंस फाइनेंस बिल जो है 2000 वो आया है, क्या नाम है, 25-26 आया, इसके अंदर उसको 2 साल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये बात आती है कि भाई इसकी कैलकुलेशन जो होती है ना, वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होती है 153 की, सबको पता है। लेकिन 113 की जो कैलकुलेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर होती है, यानी कि टर्नओवर में अक्रूवल भी शामिल हो सकता है। तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने हाईलाइट किए थे। उसके अलावा मैंने एक नोट नीचे लिखा है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको टैक्स स्टेटस जो है वो किसी भी टैक्स पेयर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आइडेंटिफाई करना। इसकी वजह ये, जब आप फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे ना, तो मिनिमम टैक्स जो 113 वाला है, अभी तो मैं सिर्फ 1.25% की बात कर रहा हूँ, कुछ जगहों पे आप देखेंगे उस शेड्यूल के अंदर तो 0.75 भी मिलेगा, 0.25 भी मिलेगा। तो आपको रेट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करके देखना है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि उसका मिनिमम टैक्स बनता कितना है। हर चीज़ में 1.25% नहीं हो सकता, हर कैटेगरी में आप किसी भी इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी ही करनी है, दोनों सिचुएशन में, 153 में भी और 113 के अंदर। तो मिनिमम टैक्स की जो कहानी है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें अब एनटीआर में आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 29% करते हैं, डायरेक्ट 29% मिनिमम टैक्स एसीटी।
तीनों का कंपैरिजन किया, जान छुड़ गई, चलो भाई टैक्स लायबिलिटी निकल गई, नीचे आपने अब जो एडवांस टैक्सेस पे किया माइनस करके आपका टैक्स लायबिलिटी रिफंडेबल निकल आता है। इसमें एक स्टेप ज़्यादा आ जाता है मिनिमम टैक्स में, कि वो मिनिमम टैक्स 113 153 का भी कंपेयर करना पड़ता है, कि भाई वो बोलता है आपको इतना तो पे करना ही करना है, लामोला कुछ भी हो जाए आपको। तो ये, अब इसको पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें आपको, ऐसे कुछ तो मैंने आपको बता भी दिए। बाकी आप जाके स्पेसिफिकली देख भी सकते हैं कि भाई जहाँ जिस सेक्शन में मिनिमम टैक्स लिख जाए, आपको फौरन दिमाग वहाँ क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया इस मिनिमम टैक्स की जो एप्लीकेशन है ना वो इस तरह करनी है। अब मिनिमम टैक्स हो या नॉर्मल टैक्स हो, वो किताबें हमेशा आपके लिए ओपन रहेंगी। यानी कि आपका असेसमेंट भी होगा, आपका ऑडिट भी होगा, आपका मॉनिटरिंग ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स सब होगा। फाइनल टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई होप कि ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको अ, इस एक्सप्लेनेशन से मिनिमम टैक्स की क्लियरेंस काफ़ी हद तक हो गई होगी। तो अगर जो भी दोस्त मिनिमम टैक्स में फॉल करते हैं उनको ये चीज़ हमेशा मिलेगी ही मिलेगी इंशाल्लाह। तो अगर कोई आपका फीडबैक है तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको बिल्कुल जवाब दूंगा उसके ऊपर आपको, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि मेरी स्पीच बेहतर रही या मेरा एक्सप्लेनेशन बेहतर रहा या नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।